जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास का। आपके पेपर का नाम क्या है दोस्तों? ठीक है, अपने पेपर का नाम देख लीजिए आप लोग। देखिए आपका पेपर का नाम होगा दोस्तों, आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। ठीक है, 1200 AD टू 1700 AD, या तो हिंदी में लिखा होगा भारत का सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास। ठीक है, भारत का सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास 1200 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए इसमें दोस्तों 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न है। ठीक है, मैं आपको कुछ और बताने वाला हूँ तो ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला प्रश्न में क्या पूछा है। देखिए पहला प्रश्न पूछा है आपका, मुगल काल में सूती तथा रेशमी वस्त्र के उत्पादन का मुख्य केंद्र था। तो मुख्य केंद्र बंगाल था। ठीक है, हालांकि गुजरात भी था। ठीक है, बंगाल में कच्चे माल को तैयार करके गुजरात में भेजा जाता था। ठीक है, तो मुख्य केंद्र हमारा कहाँ था? बंगाल था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों एक बात और, मैंने जितने भी क्लास कराए हैं, ठीक है, उन सभी क्लास का प्लेलिस्ट में कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, सभी क्लास को पढ़ लीजिएगा क्योंकि कल सुबह ही आप लोगों का एग्ज़ाम है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? दूसरा नंबर प्रश्न है आपका, मुगल काल में उच्च कोटि के रेशमी तथा ऊनी वस्त्र बनाए जाते थे। तो मुगल काल में उच्च कोटि के रेशमी तथा ऊनी वस्त्र कश्मीर में बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका? तीसरा नंबर प्रश्न पूछा है, मुगल कालीन वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे गुजरात, मालवा, आगरा। तो ये सभी थे। ठीक है, मुगल कालीन वस्त्र उद्योग के लिए गुजरात, मालवा और आगरा ये तीनों प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न क्या क्या पूछा है दोस्तों, कपड़ों की स्तरीय मुगल काल विख्यात था। कपड़ों की स्तरीय मुगल काल जो विख्यात था, रंगाई छपाई के लिए विख्यात था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, जितने भी क्लास हुए सभी को अटेंड करिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका पांचवा नंबर प्रश्न क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर का लेखक है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो जदुनाथ सरकार है। ठीक है, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर के लेखक कौन है? जदुनाथ सरकार। पांचवे का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। छठवां प्रश्न क्या पूछा है, अब्दुल हमीद लाहौरी इनमें से किसके लेखक थे? बताइए, अब्दुल हामिद लाहौरी इनमें से किसके लेखक थे? अभी मैंने जो सुबह में क्लास कराया था दोस्तों, उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बादशाह नामा, अब्दुल हामिद लाहौरी बादशाह नामा के लेखक हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। सातवां नंबर क्या पूछा है, किस शासक के समय में अंडकार शैली का गुंबद स्थापत्य कला का मुख्य लक्षण बन गया? तो यह हुमायूं के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, हुमायूं के शासन काल में। ठीक है, हुमायूं के शासन के समय में अंडाकार शैली का गुंबद स्थापत्य कला मुख्य लक्षण बन गया था। ठीक है, चलिए यानी गुंबद जो बनता था हुमायूं के शासन काल में मुख्य लक्षण था। ठीक है, जितने भी मकबरे बनते थे उस पर गुंबद बनाए जाते थे। इस पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आठवां नंबर प्रश्न क्या है, हमीदा बानो कौन थी? तो हमीदा बानो अकबर की माता जी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नौवां नंबर प्रश्न क्या पूछा है आपका, मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली के स्रोत थे केंद्रीय आय के स्रोत और स्थानीय स्रोत, ये दोनों थे। ठीक है, मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली के स्रोत, केंद्रीय आय के स्रोत और स्थानीय स्रोत, ये दोनों थे। नवे का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 10वां नंबर इसमें पूछा है, इसमें नोट्स भी दिया गया है तो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, देखिए मुगल भूमि को कितने भागों में विभाजित करते थे? तो खालिसा भूमि, जागीर भूमि, सयूरगल या मदद ए मास। ठीक है, इन तीनों में विभाजित करते थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ भी लिखा है, आसान भाषा में समझिए। देखिए मुगल काल में भूमि को 4 श्रेणियों में बांटा जाता था। कौन कौन से? पोलज, परती, चाचर और बंजर। ठीक है, ये भी पूछेगा तो इसको भी याद रखिए और इसको भी याद रखिए, दोनों में से कोई एक देता है। ठीक है, आपका उत्तर गलत नहीं होगा। चलिए 11वां नंबर प्रश्न क्या पूछा आपका, शाही भूमि होती थी। बताइए, शाही भूमि जो होती थी दोस्तों खालिसा भूमि होती थी। ठीक है, शाही भूमि कैसी होती थी? खालिसा भूमि।
चलिए अगला प्रश्न आपका क्या पूछा है, 12वां नंबर प्रश्न पूछा है, मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया। तो मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन दोस्तों जहांगीर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा है दोस्तों, मनसबदारी व्यवस्था में महाना जिगीरों के प्रचलन का श्रेय है। तो महाना जिगीरों का जो प्रचलन का श्रेय है वह शाहजहां को जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर क्या पूछा है, जागीरदार संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुआ। तो जागीरदार संकट सर्वप्रथम औरंगजेब के शासनकाल में उत्पन्न हुआ था। ठीक है, 14 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 15 नंबर क्या पूछा है, किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वंश में एक दरवेश फकीर कहती थी। तो यह किसको कहा जाता था, तो यह कहा जाता था औरंगजेब को। ठीक है, औरंगजेब की जो प्रजा थी वह औरंगजेब को शाही वंश में एक दरवेश फकीर कहती थी। ठीक है, 15 का डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 क्या है, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था। बताइए, अंतिम रूप से जो जजिया को हमेशा के लिए, ठीक है, इस ऐसे समझिए आसान भाषा में, जजिया कर को हमेशा के लिए किसने समाप्त किया था। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था। ठीक है, मैं यहाँ नोट्स को लिखा हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा नोट्स को। ठीक है, इसमें से कई प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, देखिए, मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 ईस्वी में जय सिंह के अनुरोध पर जजिया कर को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था। अकबर ने 16वीं शताब्दी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। ठीक है, अकबर ने इसमें जो जजिया कर लगाया गया था, सबसे पहले जजिया कर को अकबर ने समाप्त किया था। ठीक है, लेकिन 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने इसे फिर से लागू कर दिया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जहांदार शाह ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। ठीक है, देखिए, अकबर तीसरे मुगल सम्राट थे जिन्होंने 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया। उन्होंने दीन ए इलाही नहीं है, दीन ए इलाही नामक एक नए धर्म की शुरुआत की थी। याद रखिए, ये जहांदार शाह नहीं है। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, टाइपिंग में गलती हो गई है तो थोड़ा आप लोग मैनेज करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा है इसमें। 17वां नंबर क्या प्रश्न पूछा है आपका, 17वां नंबर है, हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था। तो हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में दोस्तों क्या कहा जाता था, तो पैबाकी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पैबाकी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही आएगा 100%। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में पैबाकी कहा जाता था। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध बाबर और राजपूतों के बीच लड़ा गया था। तो खानवा का युद्ध, ठीक है, बाबर और राजपूतों के बीच लड़ा गया था। नोट्स को भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछेगा खानवा का युद्ध कब लड़ा गया। तो 17 मार्च 1527 में खानवा की लड़ाई राजपूतों तथा बाबर की सेना के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या है, 19 नंबर प्रश्न पूछा है, कतबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो यह किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। ठीक है, कतबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 20 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, गुजरात सल्तनत का संस्थापक कौन था। तो गुजरात सल्तनत का संस्थापक जफर खान था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गुजरात सल्तनत का संस्थापक कौन था, जफर खान। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। 21 नंबर प्रश्न आपका क्या है, ध्यान देंगे। पल्लव काल में वलय कुट्टय नाम है। तो पल्लव काल में वलय कुट्टय जो नाम है वह आपका एक तालाब या पोखरे का नाम होता था। ठीक है, 21 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या पूछा है आपका, 22 नंबर पूछा है, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक
तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिस आत्मदाह कर लिया। यानी तुर्कों से बार बार हारने के बाद, ठीक है, वह ग्लानि से भर गया, यानी शर्मिंदा होकर के आत्महत्या कर लिया था। किसने किया था भैया यह? तो यह किया था जयपाल ने, ठीक है। 22 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। प्रश्न नंबर 23 आपका पूछा है दोस्तों, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। तो दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे वह तुर्की थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर प्रश्न क्या पूछा हमारा, इनमें से कौन सी किताब सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्वयं लिखी गई है? अभी मैंने सुबह वाली क्लास में पढ़ाया है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। जो फतवात ए फिरोज शाही है, या तो फिर ये फतवा ए फिरोज शाही होगा, ठीक है। फतवा ए फिरोज शाही लिख करके देगा, या तो फिर ये फतवात ए फिरोज शाही लिख करके देता है। तो मैंने दोनों बता दिया, दोनों को याद रखेंगे, ठीक है। फतवात ए फिरोज शाही किसके द्वारा लिखा गया है? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है। 24 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। 25 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अथवा उद्धारक किसे माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो था इल्तुतमिश को माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न क्या पूछा है भैया, 27 नंबर प्रश्न को देखेंगे बहुत ही ध्यानपूर्वक। निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को, ठीक है, हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। 28 नंबर क्या पूछा है, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का मार्ग है? तो यह मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती है। मोइनुद्दीन चिश्ती जो था दोस्तों, वह यह मानता था कि जो भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का मार्ग है। मोइनुद्दीन चिश्ती जो था वह सूफी संत था। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए 29 नंबर प्रश्न क्या है आपका, बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? तो चैतन्य महाप्रभु जी को है, ठीक है। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय चैतन्य महाप्रभु जी को है, ठीक है। एक प्रश्न को 2 बार इसलिए पढ़ाते हैं दोस्तों ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल नदियाँ या फिर नवद्वीप है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा 30 का, ठीक है। चलिए 31 नंबर प्रश्न क्या है आपका, उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? तो उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र जो वैष्णव संत था वह आपका चैतन्य महाप्रभु जी का शिष्य था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 31 का। चलिए 32 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? तो यह चैतन्य महाप्रभु जी को कहा जाता है, ठीक है। गौरांग प्रभु किसे कहा जाता है? चैतन्य महाप्रभु को। 33 नंबर प्रश्न क्या है आपका, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो तलवंडी या फिर ननकाना में, ठीक है। तलवंडी नहीं है, तलवंडी है, तलवंडी, ठीक है। टाइपिंग में गलती हो गई उसके लिए सॉरी। तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। ननकाना भी कहा जाता है, याद रखेंगे दोनों। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या पूछा है, इसमें 34 नंबर प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना फिरोज तुगलक ने नहीं की थी? बताइए। तो जो इसमें दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा फतेहपुर सीकरी, ठीक है, इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने नहीं की थी। बाकी फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित शहर थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या भैया, 35 नंबर प्रश्न आपका है, वह विदेशी यात्री जिसका वृतांत सल्तनत के इतिहास पर प्रकाश नहीं डालता है? तो वह मार्को पोलो है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, भारत के किस क्षेत्र में फिरदौसी सिलसिला लोकप्रिय था? तो भारत में फिरदौसी सिलसिला बिहार में लोकप्रिय था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देखेंगे। 37 नंबर प्रश्न आपका क्या है, तूतीय हिंद किसको कहा जाता था?
तो तूतीय हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता था। 37 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 38 क्या पूछा है, इब्न बतूता अफ्रीकी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था। तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, चलिए 39 नंबर प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध कवि शेख सादी किसके राज दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो यह बलबन के राज दरबार की शोभा बढ़ाते थे। ठीक है, शेख सादी, ठीक है, किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे भैया, बलबन के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, दिल्ली के नज़दीक तुगलकाबाद की स्थापना किसने की। तो तुगलकाबाद की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका देखते हैं। 41 नंबर क्या पूछा है, राजधानी के रूप में आगरा शहर के लिए जगह का चुनाव किसने किया। तो राजधानी के रूप में आगरा शहर के लिए जो जगह का चुनाव किए थे सिकंदर लोदी ने किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं बनवाया गया था। तो दोस्तों जो जलालुद्दीन का मकबरा है, ठीक है, यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं बनवाया गया था। ठीक है, चलिए 43 नंबर प्रश्न क्या है आपका, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ। तो दिल्ली सुल्तान का जो शासन है वह 1206 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैं इसमें थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। प्रश्न नंबर 42 में ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं बनवाया गया था। तो कौन नहीं बनवाया गया था, तो जलालुद्दीन का मकबरा। ठीक है, ये जलालुद्दीन का मकबरा किसने बनवाया था, तो अगर पूछ लेगा तो ध्यान रखिएगा, इसे अकबर ने बनवाया था। ठीक है, अकबर ने, जलालुद्दीन का मकबरा अकबर ने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बनवाया था। 43 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था। तो 1206 ईस्वी में। नोट्स को भी आप लोग नोट कर लीजिए, दिल्ली सल्तनत का शासन 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला था। ठीक है, चलिए 44 नंबर प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया था। गुलाम वंश भी किया था, सैयद वंश भी किया था, खिलजी वंश भी किया था, गौरी वंश ने नहीं किया था। ठीक है, गौरी वंश भी हो सकता है। ठीक है, टाइपिंग में गलती हो जाती है कभी कभी, तो याद रखेंगे। ठीक है, वंश, ठीक है, गौरी वंश, तो याद रखेंगे गौरी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया था। अगला प्रश्न आपका देखेंगे 45 नंबर क्या है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, बताइए। गुलाम वंश के जो संस्थापक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा 45 का। चलिए प्रश्न नंबर 46 आपका क्या पूछा है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी भैया, लाहौर में। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अथवा उद्धारक किसे माना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अथवा उद्धारक जो है वह इल्तुतमिश को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका देखेंगे क्या पूछा है, 48 नंबर, दिल्ली के प्रथम प्रभुत्व संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है। तो यह गुलामों का गुलाम के नाम से जाना जाता है। 48 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 पूछा है, प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो दरबारी कवि थे। तो अमीर खुसरो भैया किसके दरबारी कवि थे, तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 50 है, लास्ट प्रश्न है आपका, तबकाते नासिरी का लेखक कौन था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए तबकाते नासिरी का लेखक कौन था भैया। तो यह मिन्हाज ए सिराज थे। ठीक है, मिन्हाज ए सिराज, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।